तो भाई इस वीडियो में हमें एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं, लाइट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। इनमें से हम किस मटेरियल को यूज करके लेंस नहीं बना सकते हैं। लेंस बनाने के लिए हमें कोई भी ऐसा मटेरियल चाहिए जिस मटेरियल के अंदर से लाइट पास हो सकती हो। तो वही वाटर से हमारी लाइट आराम से पास हो जाती है। ठीक है, ग्लास से भी हमारी लाइट पास हो जाती है। प्लास्टिक, अब देखो प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है ग्लास जैसी होती है ना, जो होती प्लास्टिक है पर हमें लगता है कि वो ग्लास है, तो एक्चुअली प्लास्टिक से भी लाइट हमारी पास हो जाती है। बचा है क्ले। अब क्ले के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो लाइट को पास होने दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। लिखा है लेंस अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट, सिंस क्ले डज नॉट शो सच प्रॉपर्टी इट कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो कहा है कि एक हमारे पास कॉन्केव मिरर है। ठीक है भाई, कॉन्केव मिरर ऐसा होता है कुछ। कहा है कि वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा। हमें पता है कि वर्चुअल और इरेक्ट का एक केस होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और सेंटर, पोल और फोकस के बीच में रखो। एक रे ऐसे जाती है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, इधर निकल जाती है। इसको हम डॉट डॉट करके बनाते हैं भाई, तो ये पीछे मिल जाती है और यहां पर जो इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 में कहा है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे तो इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, ये भी ऑप्शन नहीं है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यानी यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हो इमेज हमारी बीच में बनती है, ये भी ऑप्शन नहीं है। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, तो पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज हमारी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनती है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस of a concave mirror, the image formed is virtual, erect, larger than the object. ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, क्या कहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज की ही रियल इमेज होनी चाहिए और कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमें बताना है। ठीक है भाई, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भाई, यहां पर होता है हमारा f1, यहां पर होता है 2f1, यहां पर होता है f2, यहां पर होता है 2f2। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। एट द प्रिंसिपल फोकस, अगर हम प्रिंसिपल फोकस पर रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो हमारी इमेज जो है भाई वो बनती है इनफाइनाइट पर। ठीक है, यहां से फोकस से जाएगी, पोल से जाएगी, दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो इनफाइनाइट पर बनेगा। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ के ट्वाइस पर, डबल पर, यानी 2f1 पर कहा है। ठीक है भाई, तो अगर हम 2f1 पर रखें तो एक इमेज जाएगी जो फोकस से पास होगी। ठीक है, एक जाएगी जो पोल से पास होगी और इमेज हमारी 2f2 पर बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ठीक है भाई, तो यही केस है हमारा जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स लेंस के आगे रखा हो और रियल इमेज मिलती है। ठीक है, यहां पर रियल इमेज मिलती है और साइज भी बिल्कुल सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर हो जाएगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है, इनफाइनाइट पर रखेंगे अगर, चलो आगे भी देख लेते हैं। अगर इनफाइनाइट पर रखें तो जो सारी रेज आएंगी कहां पर फोकस हो जाएंगी, वो प्रिंसिपल फोकस पर फोकस हो जाएंगी, तो इमेज हमारे प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हो तब तो इमेज हमारी भाई बाहर बनती है ना, यानी प्रिंसिपल f2 के भी बाहर बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द अदर साइड ऑफ द लेंस। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है हमें, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस have
each a focal length of -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस लाइकली टू बी, आपको बताना है मिरर और लेंस वो होंगे क्या। एक आपको स्फेरिकल मिरर दिया है जिसकी फोकल लेंथ माइनस में है, ठीक है भाई। तो ऐसा कौन सा लेंस है, कौन सा मिरर होता है जिसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है। तो अगर हम बनाए ये वाला लेंस, ठीक है, इस लेंस को हम क्या बोलते हैं भाई, कॉनकेव बोलते हैं इसको, कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव लेंस के केस में हमारी जो फोकल लेंथ है पैरेलल रे जाएगी, टकरा कर वापस आएगी, तो फोकल लेंथ हमारी पोल से पहले ही आती है, इसलिए इस केस में जो आपकी वैल्यू होती है फोकल लेंथ की नेगेटिव होती है। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है भाई। फिर बात की है स्फेरिकल लेंस। अब स्फेरिकल लेंस कौन सा होता है भाई, तो अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस भाई, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, पैरेलल रे आती है, यहां से निकल जाती है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो एक्चुअली में पीछे मिलती है ना, तो पोल से पहले ही मिलती है। तो पोल से अगर हम पहले किसी चीज को मेजर करें तो नेगेटिव होता है, इसलिए हमारे पास जो लेंस होगा वो भी कॉनकेव होगा और जो मिरर होगा वो भी कॉनकेव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बोथ आर कॉनकेव, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। आपको बताना है कि कोई कौन सा ऐसा मिरर है कि जिसके सामने आप कितने भी दूर या कितने भी पास खड़े हो तो जो आपकी इमेज है वो हमेशा इरेक्ट ही बनेगी, ठीक है भाई। और बताना हमें मिरर बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम देख लेते हैं। अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है तो उससे जो इमेज बनेगी चाहे आप कितना भी दूर खड़े हो, ठीक है भाई। मान लेते हैं यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे जाएगी टकरा कर रिट्रेस हो जाएगी पाथ, एक जाएगी पोल से टकराएगी सेंटर से और वापस आ जाएगी, ठीक है भाई। इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इमेज आपकी कहीं यहां पर बनेगी, ठीक है। तो प्लेन मिरर के केस में इमेज आपकी हमेशा इरेक्ट बनेगी, ऊपर की साइड बनेगी, ठीक है, हमेशा इरेक्ट बनेगी, ठीक है भाई। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो भाई कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इससे अगर हम इमेज बनाना चाहें, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा मान लेते हैं इनफाइनाइट पर है तो पैरेलल रेज आएंगी, टकरा कर ऐसे निकल जाएंगी भाई, ठीक है। पर अगर आप उनको पीछे मिलाओगे तो कहां पर पॉइंट करेंगी, फोकस पर, ठीक है भाई। इस केस में भी हमारी इरेक्ट ही इमेज बनती है क्योंकि वर्चुअल इमेज है। साथ ही साथ अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा हो तो मान लो कि यहां से रे ऑफ लाइट, एक ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकरा कर निकल जाएगी, यहां पर ये पास होगी फोकस से, और एक जाएगी आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लाइट, यहां से टकराएगी और वापस हो जाएगी। उसको अगर आप पीछे मिलाओगे तो यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। आप इस केस में भी आपकी जो इमेज है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन बनेगी, यानी कि जो आपकी इमेज होगी वो इरेक्ट होगी। तो अगर हम बात करें प्लेन मिरर की और साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर की, तो इमेज हमेशा आपकी इरेक्ट बनेगी। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं हमें लिखा क्या है, आंसर में आप क्या लिखोगे। एक मिनट, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, क्या लिखा है भाई, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है भाई। Similarly, a plane mirror will always give a virtual and erect image of same size as that of object placed in front of it. Therefore, the given mirror could be either plane or convex. या तो वो plane हो सकता है या फिर convex भी हो सकता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, which of the following lens would you prefer to use while reading small letters फाउंड इन अ डिक्शनरी, ठीक है भाई। आपको बताना है कि आप छोटे लेटर को पढ़ रहे हो तो आप किस लेंस का यूज करोगे, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करें, एक मान लो लेंस है, हमें छोटी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है बड़ी करके बतानी है, ठीक है। मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज बड़ी होकर हमारी आंखों तक आ जाए, तो यानी यहां पर हम बीच में कौन सा लेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भाई, कुछ ऐसा रे डायग्राम बनेगा। मान लो यहाँ पर एक छोटा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उससे इमेज जाएगी ऐसे और वो पैरेलल हो जाएंगी और हमें बड़ी दिखेगी। ठीक है भाई, और फोकल लेंथ इसकी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब देखो, कोई बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको 50 सेंटीमीटर दूर तो नहीं रखोगे, आप पास में ही रखोगे, विच मीन्स एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर पास रखोगे। ठीक है भाई, तो कौन सा लेंस होना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस, और साथ ही साथ उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं लिखा क्या है। अ कॉन्वेक्स लेंस इज गिव अ magnified image of an object when it is placed between the radius of curvature and focal length। जब radius of curvature और focal length के बीच में हो तो वो आपको कौन सी इमेज देता है भाई? मैग्नीफाइंग इमेज देता है। ऑल्सो मैग्निफिकेशन इज मोर फॉर कॉन्वेक्स लेंस हैविंग शॉर्टर फोकल लेंथ, देयरफॉर द रीडिंग स्मॉल लेटर्स अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर शुड बी यूज्ड। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाता है? सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है We wish to obtain an erect image of an object using concave mirror। ठीक है भाई, कौन सा मिरर यूज करना है आपको? हमें यूज करना है कॉनकेव। ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर यूज करना है, और फोकल लेंथ दी है उसकी 15 सेंटीमीटर, यानी कि एफ की वैल्यू कितनी दी है भाई? 15 सेंटीमीटर दी है। What should be the range of distance of object from the mirror? आपको बताना है कितनी दूर हम रखें कि हमें इमेज कैसी मिले भाई? इरेक्ट मिले, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको बतानी है, यू की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? आपको बताना है कि जो इमेज बनेगी लार्ज होगी या स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट से। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। ठीक है भाई, तो अगर हम बात करें कि जो हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है वो किस केस में इरेक्ट इमेज बनाता है, और उसका हमारे पास सिर्फ एक ही केस होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो। ठीक है भाई, तो हमने फोकस और पोल के बीच में रखा, एक रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो टकराने के बाद कहाँ से पास होगी भाई? फोकस से पास होगी। ठीक है भाई, यहाँ पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक रे जाएगी आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई। ठीक है भाई, और वो रिट्रेस कर जाएगी अपना पाथ। अब इन दोनों को जब हम पीछे मिलाएंगे भाई, यहाँ पर कहीं पे मिलाएंगे, तो इमेज आपकी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो यही केस है कि जहाँ पर आपका कॉनकेव मिरर कैसी इमेज देता है भाई? इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट देता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं भाई? एफ और पोल के बीच। ठीक है भाई, तो आंसर हमारा क्या होगा? पूछा है रेंज, पूछा है ना, व्हाट शुड बी द रेंज। क्या पूछा है भाई? व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से कहाँ होना चाहिए। ठीक है, विच मीन जो u की वैल्यू है वो मस्ट बी इन बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर। 0 से 15 सेंटीमीटर होगी तो इमेज हमारी इरेक्ट ही बनेगी। आगे क्या पूछा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। भाई नेचर हमें दिख रहा है वर्चुअल होगा, तो नेचर की बात करें अगर हम, नेचर कैसा है भाई? वर्चुअल, और इरेक्ट तो है ही। ठीक है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं भाई ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कम है और इमेज का साइज बड़ा है। तो आप कहोगे साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो इमेज का जो साइज है आपका ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। और क्या पूछा है? ड्रॉ रे डायग्राम, और रे डायग्राम हम बना चुके हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8? नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। किन किन सिचुएशन में हम कौन कौन से मिरर को यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? हेडलाइट ऑफ अ कार। भाई कार की हेडलाइट में हम किस टाइप के मिरर यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास हेडलाइट है, ऐसा मान लेते हैं, ये तो नहीं, मान लेते हैं ये हमारे पास हेडलाइट है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर लगा हुआ है बल्ब। ठीक है, हमें क्या करना है, इससे रेज आएंगी, बल्ब से भाई रेज निकलेंगी।
इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सराउंडिंग देखनी है। तो जो ओपनिंग है वो इस डायरेक्शन में है और लाइट की, तो भाई कुछ ही लाइट बाहर जा पाएंगी, जैसे ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, ठीक है। पर हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को बाहर भेजना है। तो हम क्या करेंगे, इनसाइड यानी किसी भी लाइट हेडलाइट के, कार की हेडलाइट के अंदर हम लेंसेज लगा देंगे। और लेंस कौन सा होगा भाई, जो कि हमारा कॉनकेव होगा, जो पीछे से पेंट होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमने कॉनकेव लगा दिया लेंस, ठीक है भाई, पीछे से पेंट होता है जो। अब जो लाइट आएगी यहाँ से टकराएगी और टकराकर सीधी निकल जाएगी बाहर। यहाँ से आएगी रे ऑफ लाइट, टकराकर सीधी निकल जाएगी, यहाँ से आएगी टकराकर सीधी निकल जाएगी, टकराकर सीधी निकलेगी। तो कौन सा हम मिरर यूज़ करेंगे यहाँ पर, कॉनकेव, ठीक है भाई। तो फर्स्ट का ऑप्शन है कॉनकेव। फिर देखा है लिखा है साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। ये तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अगर आपका व्यू जो है बहुत बड़ा है, ठीक है भाई, गाड़ी के अंदर जब हम बैठे रहते हैं, जो हमारा साइड मिरर होता है, जो साइड मिरर होता है वो हमारी कैसी इमेज बनाता है भाई, बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट की, बहुत बड़ी जगह की इमेज छोटी बना देता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मिरर होता है, वो हमारे पास कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स क्या करता है भाई, कॉन्वेक्स बाहर से आई हुई पैरेलल रेज को क्या करता है, उसकी एक छोटी और शार्प इमेज बना देता है, ठीक है। तो छोटी इमेज, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए छोटी इमेज बनाने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स। तो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए उसकी छोटी हमने इमेज बनाई है कार में, तो इसलिए वहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। फिर लिखा है सोलर फर्नेस। तो भाई सोलर फर्नेस में क्या होता है, मान लो रेज ऑफ लाइट आ रही है सन से, उसको हमें क्या करना होता है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड करना होता है, यानी कि हमें कन्वर्ज करना पड़ता है। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है भैया, अपना कॉनकेव मिरर। ये रेज ऑफ लाइट आएंगी, मान लो इस पॉइंट पे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से टकरा कर इधर जाएगी, ये आएगी टकरा कर इधर जाएगी, टकरा कर वापस जाएगी, ये आएगी टकरा कर वापस, और ये भी टकरा कर वापस। तो इसका मतलब हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं भाई, कॉनकेव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है भाई, पढ़ लेते क्या है। 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। एक हमने लेंस के एक पोर्शन को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भाई अगर हम किसी एक लेंस को आधा कवर कर दें तो हमें ये लग सकता है कि जो इमेज है वो भी आधी बनाएगा, ठीक है। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है भाई। तो क्या ऐसा हो सकता है, लिखा है द कॉन्वेक्स लेंस विल फॉर्म कंप्लीट इमेज। भाई जो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर आपने उसको हाफ ढक भी दिया है, कवर कर दिया है, तब भी वो आपकी कंप्लीट इमेज बनाएगा। यहाँ पर रे डायग्राम भी बना है, यहाँ से एक रे जाएगी जो फोकस से पास होकर जाएगी और वो डायरेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। एक और इमेज जाएगी, टकराने के बाद वो रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर जाकर इस रे से टकराएगी और यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी। तो देखो इमेज जो है ऑब्जेक्ट ही कंप्लीट बनी है, कोई हाफ नहीं बनी है, ठीक है। अगर ऊपर वाला पोर्शन कवर किया है तो नीचे से लाइट निकल जाएगी, ठीक है भाई। यहाँ पर है हमारे पास इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग केस। तो दो केस हो सकते हैं इसमें, एक तो ऊपर से कवर करने के बाद और दूसरा नीचे से कवर करने के बाद। फर्स्ट केस में अगर आप ऊपर से कवर कर दोगे, जो लाइट जो है नीचे से निकल जाएगी, ठीक है। सेकंड केस में अगर आप नीचे से कवर कर दोगे, जहाँ से पहले लाइट निकली, अब इस बार वो ऊपर से निकल जाएंगे और इमेज आपकी कंप्लीट ही बनेगी, ठीक है भाई। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये बाकी डिटेल्स लिखी है, इनको आप पढ़ लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है भाई, हमें दिया है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग कौन सा लेंस होता है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस। आगे लिखा है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, हमें फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, यानी आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है, साइज यानी h डैश फाइंड करना है, और नेचर ऑफ इमेज बताना है। नेचर ऑफ इमेज हम कैसे बताते हैं भाई, मैग्निफिकेशन से बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या चीज गिवन है हमें। गिवन हमें सबसे पहले दिया है फोकल लेंथ दी है, कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर लिया। फिर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है
h की वैल्यू दी है आपको 5 सेंटीमीटर और साथ ही साथ आपको u की वैल्यू दी है जिसको हम लेंगे -25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है हमेशा नेगेटिव में ली जाती है। पूछा क्या है, आपको v की वैल्यू निकालनी है, साथ ही साथ आपको साइज के लिए हम क्या निकालते हैं भाई, h डैश निकालते हैं, और नेचर के लिए हम क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है और मैग्निफिकेशन की नेगेटिव आ सकती है। अगर पॉजिटिव आती है तो हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है इमेज, और अगर आपकी नेगेटिव हो तो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आपको v की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे भाई, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है भाई, v की वैल्यू निकालनी है 1/v माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी है, -25, माइनस से माइनस कट जाएगा, इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/25 इक्वल टू 1/f वैल्यू आई है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/25। और f की वैल्यू हम रख देते हैं, f की वैल्यू कितनी दी है हमें, 10 सेंटीमीटर माइनस 1/25। 1/v इसको जब सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आपकी इधर कितना आएगा भाई, 5 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 2, और अपॉन में एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब 1/v इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 3/50, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 50/3। 50/3 को अगर आप सॉल्व करो तो कितना आएगा, 16.66 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आपके पास आ गई है 16.66 सेंटीमीटर। तो हमें v, एक चीज़ हमने निकालनी है, v की वैल्यू हमने निकालनी थी और v की वैल्यू हमारी निकल गई है। उसके बाद आपको h डैश निकालना है। h डैश से पहले हम देख लेते हैं मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास v/u। ठीक है भाई, अब v की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, v की वैल्यू हमारे पास आई थी 50/3 आई थी, और अपॉन u की वैल्यू कितनी है, -25। 25 से 50 कट करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ जाएगी -2/3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -0.66 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपके पास मैग्निफिकेशन आ चुकी है। अब मैग्निफिकेशन जो आपकी नेगेटिव है, और नेगेटिव हमें क्या बताता है, नेचर क्या बताते हैं भाई, जैसे कि मैंने लिखा था, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो इमेज है, नेचर ऑफ जो इमेज है, नेचर ऑफ इमेज वो क्या रहेगा हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई, अब क्या बचा है हमारे पास, हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो चलो h की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास दूसरा होता है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, जो कि होता है h डैश अपॉन h। h डैश क्या होता है भाई, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, -2/3 इक्वल टू h डैश कितना है हमारे पास, h डैश की वैल्यू है हमारे पास 5 अपॉन में 5 h डैश की तो वैल्यू नहीं है, h डैश तो हमें निकालना है। हमारे पास h डैश की वैल्यू में निकालनी है, और हमारे पास h की वैल्यू है जो कि है 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब 5 की मल्टीप्लिकेशन 2 में हो जाएगी, और अपॉन 3 इक्वल टू h डैश आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 की मल्टीप्लिकेशन होगी तो -10/3 इक्वल टू h डैश। सो द वैल्यू ऑफ h डैश या फिर हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -3.3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तीनों चीज़ें हमने निकाल ली थी, और साथ ही साथ क्वेश्चन में कहा है ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है नीचे, और ये आपका रे डायग्राम रहेगा। ठीक है भाई, इसको एक बार आप देख लेना कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ लिख दिया है। जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर, और जो इमेज का डिस्टेंस आया वो कितना है हमारे पास, 16.66 सेंटीमीटर, और जो हाइट आई है वो 3.3 सेंटीमीटर। और हमने क्या निकाला है, बाकी हमने
हाँ यही दोनों चीज़ निकाले, मैग्नीफिकेशन निकाले, मैग्नीफिकेशन हमारी नेगेटिव आई। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है पूरा, एक बार आप इसको देख लेना। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है 11th क्वेश्चन में। अ कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस दिया है पहले ही हमें, स्टार्टिंग में ही कॉनकेव लेंस दिया है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो भाई गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले हम, कितना है फोकल लेंथ आपके पास 15 सेंटीमीटर, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी माइनस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object we place from the lens? Draw the ray diagram. क्या कहा है भाई क्वेश्चन में, आपके पास कॉनकेव लेंस है, यानी कि आपके पास ये वाला लेंस है कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारी लेंस से पहले ही आती है, यानी नेगेटिव होती है। तो गिवन लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास फोकल लेंथ ही गिवन है जिसकी वैल्यू है -15 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी आपको v की वैल्यू दी है, v की वैल्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और ये माइनस में है क्योंकि हमें पता है जो कॉनकेव लेंस होता है वो इमेज आपकी मिरर से पहले ही बनाता है, लेंस से पहले ही बनाता है, इसलिए हम नेगेटिव लेते हैं उसको। फिर पूछा है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखें, यानी आपको u की वैल्यू पूछी गई। ठीक है भाई, और कहा है ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम भी अभी हम देख लेंगे, पहले हम u की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें u की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं भाई, f को हम इधर ले आते हैं और जो u वाली टर्म है इसको इधर ले आते हैं, तो f वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/u। ठीक है भाई, v की वैल्यू देख लेते हैं, v की वैल्यू हमारे पास है -10 सेंटीमीटर माइनस 1/f, f की वैल्यू भी कितनी है, माइनस में है 15 सेंटीमीटर, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1/u की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर बचा है हमारे पास 1/15 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/u। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा 2 और इधर आएगा हमारा 3 और एलसीएम आ जाएगा इनका 30, 1/u। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/30 इक्वल टू 1/u, या फिर कहो u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, u तो हमें हमेशा हमारा नेगेटिव ही आता है, तो u की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, आप देख लेना इसको, ये रहा इसका रे डायग्राम। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट हमारा 30 सेंटीमीटर पर है, इमेज हमारी 10 सेंटीमीटर बनी है, तो ये इसका रे डायग्राम। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन जो है मिरर से रिलेटेड है, तो फॉर्मूले हमारे लिटिल बिट चेंज हो जाते हैं। ठीक है भाई, कौन सा लेंस कहा है आपको, कौन सा मिरर कहा है आपको, मिरर कहा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, कॉन्वेक्स कौन सा होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है भाई, तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन क्या है, हमें गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन में हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, यानी u की वैल्यू, और u तो हमेशा आपका नेगेटिव ही होता है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। अब इसकी जो फोकल लेंथ है भाई वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, कितनी है 15 सेंटीमीटर। फिर कहा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन निकालनी यानी आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है, नेचर निकालना यानी मैग्निफिकेशन निकालनी है आपको, m की वैल्यू हम चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, m की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव भी आती है। ठीक है भाई, तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है भाई, इसके फॉर्मूले प्लस आता है और जो लेंस का फॉर्मूला आता है उसमें बीच में नेगेटिव आता है, तो वैल्यूज रख देते हैं। v की वैल्यू हमें निकालनी है 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है -10 इक्वल टू 1/15
15। ठीक है भाई, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू है, उधर जाकर ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। 1/v इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा और नीचे 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बचेगा 1/v इक्वल टू 5/30 बचेगा। ठीक है भाई, इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो v इक्वल टू 30/5, इसको कट करेंगे तो कितना बचेगा भाई 6, तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और दूसरी चीज़ हमें क्या कही है, नेचर निकालना है, यानी हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला चेक करना है कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है या फिर आपकी नेगेटिव। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है m = -v/u। ठीक है भाई, m इक्वल टू -v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पॉजिटिव में 6 है, अपॉन u की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई -10 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और मैग्नीफिकेशन आपके पास प्लस में 0.6 आ जाएगी। अब क्योंकि आपकी वैल्यू प्लस में आई है और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो तो हमारे पास इमेज जो होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। ठीक है, तो भाई नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है भाई, तो यहां पर ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। अगर आपके पास एक कोई प्लेन मिरर है और उसकी मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है m इक्वल टू h-h, और अगर इसकी वैल्यू 1 आती है इसका मतलब h' बराबर क्या हो जाएगा भाई h, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट की इमेज, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों हमारे सेम हो जाएंगे। ठीक है भाई, पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहां पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आई है, कितनी है पॉजिटिव 1। पॉजिटिव का मतलब हमें पता है अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है तो जो आपकी नेचर ऑफ इमेज होता है वो हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, मैग्निफिकेशन दिया था कि +1 है, तो हमने देखा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ये होता है और m की वैल्यू 1 कब आ सकते हैं, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो, यानी जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी अगर मैग्निफिकेशन +1 आएगा। और प्लस का मतलब क्या है कि जो नेचर होगा इमेज का वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या कहा है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, यानी आपको एक कॉन्वेक्स मिरर दिया है। ठीक है भाई, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये गलत बना दिया मैंने, ये तो मैंने लेंस बना दिया है, आपको दिया है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा होता है भाई, इस टाइप की शेप होती है कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है भाई, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारा यहाँ पर, यानी ये वाली लेंथ आपको दी है कितनी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मिरर से राइट साइड में, तो राइट साइड की वैल्यू को हम क्या करते हैं पॉजिटिव लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले चलो गिवन लिख लेते हैं, मेरे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, यानी आपको h की वैल्यू दी है कितनी है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी u की वैल्यू दी है और u हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आपको r की वैल्यू दी है कितनी है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, यानी कि आपको v की वैल्यू निकालनी है। इट्स नेचर, यानी मैग्निफिकेशन चेक करना है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। वापस से मैं बता देता हूँ, पॉजिटिव पर हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है और नेगेटिव पर हमारी रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्योंकि हमें मिरर दिया है तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें v की वैल्यू निकालनी है तो 1/v
प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है -20 इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हमें f की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। f की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो f है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो f इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30/2। इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, f हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ जो होती है हमारी पॉजिटिव होती है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम f की वैल्यू रख देंगे जो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो 1/v, अब ये वाली वैल्यू नेगेटिव है तो इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। ठीक है भाई, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो इधर आएगा 4 और इधर आएगा हमारा 3, तो ये आ जाएगा 7/60, 1/v इक्वल टू 7/60। और अगर इसको हम v की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 60/7, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेट 8.57 सेंटीमीटर। सो हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है 8.57 सेंटीमीटर। तो एक तो यही पूछा था, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर हमारे से पूछा है नेचर ऑफ इमेज बताना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मैग्निफिकेशन चेक करनी पड़ेगी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, -v/u। तो -v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60/7 और इनटू में 1/u। u की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 3 को करोगे कट तो 3 आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ जाएगा प्लस में 3/7 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब 3/7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 0.428। तो कुल मिलाकर मैग्निफिकेशन जो है हमारी पॉजिटिव आई है, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो कैसी होगी भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed so that the sharp focused image can be obtained? Find the size, nature of image। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, यानी h की वैल्यू दी है जो कि है 7.0 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, यानी आपको u की वैल्यू दी है और u हमेशा आपका नेगेटिव होता है, तो -27 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर जो होता है भाई कुछ ऐसे होता है, और कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो पहले ही होती है, और पहले वाली वैल्यू को हम मिरर से जो पहले वाली वैल्यू है उनको हम नेगेटिव लेते हैं। तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, -18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस, यानी कि आपको पूछा है कि भाई हाँ इमेज कहां पर बनेगी, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी कि आपकी इमेज कहां पर, शार्प इमेज कहां पर बनेगी, यानी आपको v की वैल्यू पूछी है। और बाद में पूछा फाइंड द साइज एंड द नेचर, यानी कि आपको h डैश निकालना है, साथ ही साथ नेचर के लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन या तो पॉजिटिव आएगी और या फिर नेगेटिव आएगी। तो क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आपको निकालना क्या है भाई, आपको v की वैल्यू निकालनी है, तो 1/v प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, -27 इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू -18। तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/27 -18। ठीक है भाई, तो 1/v क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पर 18 आ जाएगा और यहाँ पर -27 रहेगा, अपॉन में 27 इंटू 18 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा -9/27 इंटू 18। 9 से 18 को कट करोगे तो नीचे कितना बचेगा, 2। तो वैल्यू बचेगी हमारे पास -1/27 इंटू 2 कितना होता है भाई, 54।
तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, v इक्वल टू आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो एक आपको बताना था कि कहाँ पर एक स्क्रीन रखें कि जो आपकी इमेज है वो शार्प और फोकस्ड बने। तो v की वैल्यू कितनी आई है, -54 सेंटीमीटर दूर रखोगे तो आपकी इमेज जो है वो शार्प और फोकस्ड बनेगी। फाइंड द साइज एंड नेचर, तो नेचर बताना है तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू -v/u। ठीक है भाई, -v की वैल्यू कितनी है, अभी हमने v की वैल्यू निकाली है, v की वैल्यू हमारे पास आई है -54/u। u की वैल्यू कितनी दी है आपको, -27, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचा रहेगा, तो -54/27, इसको इससे कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी -2। अब माइनस क्या दर्शाता है भाई, कि जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई, और क्या पूछा है, साथ ही साथ हमारे से पूछा है कि भाई ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी। तो ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे m इज टू h/h। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल टू h' आपको निकालना है, और h की वैल्यू आपको कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 2 में, तो 7 × 2 इक्वल टू h'। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h' की वैल्यू हमारे पास -14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस थी वो 7 थी और इमेज की 14 है, यानी डबल हो गई, तो इसलिए मैग्निफिकेशन हमारी 2 आई है, -2 में। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर। आपको पावर दिया है डायोप्टर में, एंड व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है भाई, आपको निकालनी है फोकल लेंथ। तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू 1/f, या फिर कहो f इक्वल टू 1/p। तो f इक्वल टू 1/p की वैल्यू कितनी है, -2.0, यानी कि f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -0.5 मीटर। और मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो -0.5 × 100, तो हमारे पास f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और माइनस में कौन से लेंस की जो फोकल लेंथ है वो माइनस होती है, क्योंकि क्वेश्चन में लेंस की बात की है। तो भाई लेंस अगर हम देखें तो अगर आपके पास कॉनकेव लेंस है तो यहाँ पर रे ऐसे आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। उसको जब हम पीछे मिलाते हैं यहाँ पर मीट करते हैं, पीछे मिलाते हैं तो यहाँ पर मीट करती है, यानी जो फोकल लेंथ है वो आपकी लेंस से लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड की वैल्यू को हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव, यानी इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो ये कौन सा लेंस होगा भाई, हम लिखते हैं ये जो लेंस है हमारे पास कॉनकेव लेंस। ठीक है भाई, हमें ये पूछा व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, तो लेंस हमारा कॉनकेव है और इसकी फोकल लेंथ हमारी -50 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिंग लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले पावर दी है, हम फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। पावर के ठीक है भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f, या फिर f इज इक्वल टू 1/p। f इक्वल टू 1 पावर कितनी है, 1.5, पॉइंट हटाओगे 0 लगेगी, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/3, और f इक्वल टू आ जाएगा 0.66 मीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसको हम सेंटीमीटर में करना चाहें तो कैसे करेंगे, 0.66 की मल्टीप्लीकेशन हम 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 66 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब जो फोकल लेंथ है वो हमारी पॉजिटिव है, और हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमारी पॉजिटिव होती है। ठीक है भाई, कॉन्वेक्स लेंस हमारा कुछ ऐसा होता है, सारी रेज जो आएंगी वो आगे जाकर मीट करेंगी, यहाँ पर मीट करेंगी, तो यहाँ से राइट साइड वाली वैल्यू सभी हमारी पॉजिटिव होती है, इसलिए फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव। ठीक है, फिर पूछा है ये कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है। अभी हमने देख लिया कि सारी जो रेज हैं
वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, तो इसलिए ये लेंस कैसा होगा भाई, कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो आप लिख दोगे द लेंस इज कन्वर्जिंग। तो यहां पर हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बहुत अच्छे से। एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, हर एक का सॉल्यूशन कराया है, बहुत अच्छे से कराया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी आपका डाउट रहेगा मैं उसको जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। तो चलो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन करके देखने पड़ेंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, एक एक करके उनको हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमें अब 10 mm लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। फिर लिखा है अ 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, आपको फोकल लेंथ बतानी है और क्या क्या दिया है हम डायग्राम बना लेते हैं, रफली डायग्राम मान लेते हैं। आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है भाई, कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। यहां पर कहीं इसका फोकस मान लेते हैं, यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। क्या बोले भाई 10 मीटर लॉन्ग पिन, यानी कि जो पिन है उसकी हाइट कितनी दी है आपको, 10 mm दी है, और जो इमेज है वो 5 mm बनी है। हमें पता है कि ऐसा केस कब होता है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो बड़ी हो और इमेज की हाइट छोटी हो, तो जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हो, उस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट हमेशा छोटी बनती है, ठीक है भाई। एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से टकराने के बाद कहां से पास होगी भाई, वो एक तरीके से फोकस से पास होगी, ठीक है। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से पोल से टकराएगी, और पोल से टकराने के बाद सेम एंगल बनाते हुए पास हो जाएगी। तो आपकी इमेज कहां पर बनेगी भाई, हमने माना कि इमेज आपकी यहां पर बन गई, ठीक है भाई। ये आपकी इमेज, और इमेज का साइज कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट से छोटा रहता है, ठीक है भाई। और क्या कहा है कि लिखा है अ 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर, यानी कि पिन की डिस्टेंस दी है आपको, इमेज की डिस्टेंस दी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दी है भाई, 30 सेंटीमीटर आपको, ठीक है। और ये वाली हाइट आपको दी है 5 mm, और ऑब्जेक्ट की हाइट दी है 10 mm, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीज दिया गया है। सबसे पहले आपको दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h की वैल्यू कितनी है भाई, 10 mm। mm को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा भाई, 1 सेंटीमीटर। क्या करते हैं हम, अगर mm को हमें सेंटीमीटर में डिवाइड करना हो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड करते हैं। 10 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। फिर आपको दिया है h डैश यानी हाइट ऑफ इमेज, जो कि है 5 mm। इसको कन्वर्ट करोगे, 5 को डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आ जाएगा भाई, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इमेज बनी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनी है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम जितनी भी हाइट लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, वो हमारी नेगेटिव में होती है, ठीक है भाई। तो यहां पर जो h डैश की वैल्यू है वो हो जाएगी -0.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। आगे देखते हैं और क्या दिया है हमें इमेज की डिस्टेंस दी है, यानी v की वैल्यू दी है। v की वैल्यू, इमेज देखो भाई कहां बनी है, हमारा मिरर से लेफ्ट हैंड साइड बनी है इमेज, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है सभी वो नेगेटिव होती है। तो v की वैल्यू यहां पर हमारे पास -30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है भाई। पूछा क्या है, फोकल लेंथ पूछा है। अब देखो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, हमारे पास h भी दिया है, h डैश भी दिया है, v भी दिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ही लगेगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h डैश अपॉन h, और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला भी होता है जो होता है -v अपॉन u, ठीक है भाई। तो यहां पर हम देख लेते हैं m की वैल्यू, और दोनों फॉर्मूले m के हैं तो दोनों को इक्वल रख देंगे हम, तो h डैश अपॉन h इक्वल टू -v अपॉन u। h डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -0.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास h की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर,
इक्वल टू माइनस वी, वी की वैल्यू कितने है हमारे पास, -30 है भाई वी की वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटा देते हैं अभी के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, u को हम इधर भेजेंगे और 0.5 नीचे आ जाएगा, माइनस में रहेगी वैल्यू सभी, तो यहाँ पर आ जाएगा u इक्वल टू, ये है 30/0.5 माइनस में पॉइंट हटेगा 0 जाएगा, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई हमारा 60 आ जाएगा माइनस में, ठीक है भाई, सेंटीमीटर में आएगा आंसर। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर। अब हमारे पास u की वैल्यू क्यों हम लाए हैं, क्योंकि अब हम मिरर फॉर्मूला यूज करके f की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मिरर फॉर्मूले में क्या क्या यूज होता है भाई, मिरर फॉर्मूले हम यूज करते हैं -v प्लस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब आपके पास v भी है और u भी है तो f निकल जाएगा इजीली। तो 1/v, v की वैल्यू कितनी है -30 प्लस 1/u, और u की कितनी आई है वैल्यू -60 इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व करेंगे हम, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई मैं करना चाहूँ तो मैं नीचे से -10 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/3 प्लस 1/6 बचेगा, ठीक है भाई, 1/f। तो -1/10 तो हमारा बाहर है, अंदर एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 इधर चला जाएगा और इधर 3 चला जाएगा और नीचे 6 × 3 हो जाएगा इक्वल टू 1/f। आगे करेंगे क्वेश्चन को, तो ये आएगा -1/10 तो चल रहा है, ये हो जाएगा 9/6 × 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 3, ठीक है। तो 1/f, अभी तक हमारे पास 1/f हो चुका है -1/10 × 3/6, ठीक है। तो 1/f कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/22 की मल्टीप्लिकेशन 10 में करेंगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये कंपैरेटिवली मुश्किल रहता है बच्चों को सॉल्व करना, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कहा है क्वेश्चन में, इन फिगर दिस शो अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, refractive index of the medium B relative to the medium A is। आपको B की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतानी है रिलेट करके A से, ठीक है भाई। आपको बताना क्या है भाई, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतानी है B की रिलेट करके A से, ठीक है भाई। ऐसे लिखते हैं इसको कि किसी को किसी के रिलेट करना है, जिसको रिलेट करना है वो ऊपर और जिससे रिलेट करना है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका मैंने एक और एक्सप्रेशन बताया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई, B to A भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो स्नेल्स लॉ लगाएंगे इसमें हम, इस इक्वेशन में स्नेल्स लॉ क्या कहता है मैं आपको एक नया तरीका बता देता हूं। मान लो ये मीडियम आपकी म्यू A है और यहां पर जो मीडियम है वो म्यू B है, ठीक है। तो जहां, अच्छा यहां पर पहले हम एंगल्स डिसाइड कर लेते हैं, एंगल I कौन सा है और एंगल R कौन सा है, ठीक है। तो लाइट जो है वो मीडियम 1 से आ रही है और मीडियम 2 में जा रही है, A से B में जा रही है। तो जो A मीडियम से लाइट आई है और उसने नॉर्मल से कितना एंगल बनाया है, लाइट आई है, इसने नॉर्मल से एंगल कितना बनाया है, वही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 60 हो जाएगी, ठीक है। 30 का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, 30 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। साथ ही साथ अगर रिफ्रैक्ट होने के बाद जो लाइट जाती है और वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, ये हमारा एंगल R होता है, ठीक है। तो R की वैल्यू यहाँ पर 45 है। अब देखो यहाँ पर दोनों वैल्यू 45 है, पर बाकी के जो दो एंगल है, एक ये वाला और ये वाला है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर R की वैल्यू 45 है और हमारे पास I की वैल्यू 60 है, ठीक है। तो नया तरीका जो मैं आपको बताने वाला था वो कुछ ऐसे है कि जहां के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का उसके साथ साइन के साथ एंगल लगा दो, विच मीन्स यहां से I है तो यहां पर आप क्या करोगे,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे a और उसी के साथ उसका एंगल लगा दोगे साइन i और इक्वल रख दोगे जहां पर वो गई है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहां का एंगल, यानी कि इक्वल रख दोगे। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, मैं इसको उठाकर इधर लिख लेता हूं, ठीक है भाई। इसके इक्वल में क्या लिखेंगे हम, म्यू बी, क्योंकि यहाँ पर म्यू बी है और साथ में इसका एंगल लिखेंगे, यहाँ पर एंगल कौन सा है, साइन आर, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है, म्यू बी अपॉन म्यू ए, यानी मीडियम बी रिलेटिव टू द मीडियम ए, यानी म्यू बी अपॉन ए, बी रिलेट टू ए, बी अपॉन ए निकालना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से बी अपॉन ए निकाल लो आप। तो क्या करेंगे भाई हम, ये ए वाली टर्म इधर आ जाएगी और ये साइन वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो इक्वेशन बनेगी हमारी म्यू बी अपॉन म्यू ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है भाई। अब वैल्यूज रख देते हैं, साइन आई की वैल्यू कितनी निकाली भाई हमने, 60 डिग्री, तो साइन 60 अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी निकाली भाई हमने, 45 डिग्री, 45, ठीक है। यही हमें निकालना है म्यू बी अपॉन म्यू ए। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो वही साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 2, और यहाँ पर साइन 45 की कितनी होती है, √2, ठीक है भाई। रूल क्या कहता है, इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी और इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर √3 इंटू √2 लिखा है, नीचे जो 2 लिखा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को √2 इंटू √2, ठीक है भाई। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ये मैंने लिख दिया। अब यहां से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास म्यू बी अपॉन म्यू ए की वैल्यू आ जाएगी √3 अपॉन √2, ठीक है भाई। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में है या नहीं है ये वाली वैल्यू। इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा ऑप्शन में है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट √3 अपॉन 2, और यही हमारा आंसर आया √3 अपॉन √2, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। मैं पूरा क्वेश्चन शो कर देता हूं आपको, ठीक है भाई। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ लाइट रे एंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी as shown in the figure this, the refractive index of medium B relative to medium A will be। आपको बताना है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है B की वो A से ग्रेटर होगी, लेस होगी, इक्वल होगी या फिर 0 होगी। देखो भाई इसको समझते हैं बहुत ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा है ये चीज आपको समझ आ गई है। देखो अब अगर मैं आपको कहूं कि मीडियम A और मीडियम बी में आप डेंसर और रेयर ही डिफाइन कर लो तो बात बन जाएगी। अगर मैं कहूं कि मीडियम ए से लाइट गई है, मीडियम ए से लाइट गई है मीडियम बी में, तो अगर आप देखो कि भाई ये जो मीडियम ए है इसने एंगल नॉर्मल कितना बनाया है, और जो मीडियम बी है यहाँ पर एंगल ये वाला, अगर आप खुद देखो तो एंगल कौन सा बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है, यानी आई एंगल बड़ा है और आर एंगल छोटा है, ठीक है। ये चीज दिख रही है। या फिर इसको और एक और तरीका, आसान तरीका बताता हूं आपको कि जहां से लाइट गई है ना उसको आप आगे बढ़ाओ, विच मीन्स कुछ ऐसे करेंगे हम। ये जो ए से लाइट गई है इसको मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है भाई। ये इसका एक्चुअल पाथ है अगर ये डिफ्लेक्ट ना होती। अब ये डिफ्लेक्ट हुई है तो हमें देखना है कि ये नॉर्मल के पास गई है, नॉर्मल से दूर गई है। तो अगर हम देखें कि इसका एक्चुअल पाथ ये था और ये नॉर्मल मतलब अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, यानी टुवर्ड नॉर्मल। तो जब भी कोई, अगर आपकी हमने एक रूल पढ़ा था, अगर जो लाइट है वो क्या हो रहा है ये, एक मिनट, अगर आपकी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो वो टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होती है। ये चीज हमने देख ली थी। और दूसरी क्या चीज थी,
अगर डेंसर से रेयर में जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती थी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जब ए से बी में जा रही है तो भाई वो क्या हो रही है, टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो रही है, यानी वो कहाँ से कहाँ गई होगी, रेयर से डेंसर में गई होगी, यानी ए टू बी, रेयर टू डेंसर, यानी मीडियम ए जो है आपकी रेयर है और जो मीडियम बी है वो आपकी डेंसर है। ठीक है भाई, समझ में आया बात आपको। अब क्योंकि ये डेंसर है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी कंपेयर टू ए, क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो है वो कम हो गई है तो यानी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। तो इसका मतलब जो बी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ए के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ग्रेटर देन यूनिटी, यानी एक से ज्यादा होगी या फिर कहो कि ए से बड़ी होगी। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपको डाउट है उसको पूछ सकते हो, और अगर मुझे टाइम लगा या फिर अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑफ ऑन साइड ए एंड एमर्जेस आउट ऑफ द होल ऑन द अदर फेस ऑफ द बॉक्स एज शोन इन द फिगर, which of the following could be inside the box। आपको बताना है इनसाइड में क्या हो सकता है, बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है, कॉनकेव, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, प्रिज्म हो सकता है और फिर कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। ठीक है भाई, तो लेंसेज की बात हुई है, हम देखते हैं। अगर आपको याद हो कि अगर आपके पास पैरेलल रेज है, अगर आपके पास पैरेलल रेज है, ठीक है, तो वो डाइवर्ज कब होती है, यहां पर देखो लाइट डाइवर्ज हो रही है, ऐसे डाइवर्ज कब होती है, आप कॉन्वेक्स लगाओगे या फिर कॉनकेव लगाओगे, तो यहां पर अगर हम कॉनकेव लगा दे लेंस तो ये आपकी इमेज डाइवर्ज हो जाएंगी। इसका मतलब यहां पर कॉनकेव लगा दे ना, तो यानी यहां पर अंदर कहीं कॉनकेव लेंस लगा होगा, तभी जो पैरेलल रेज है वो टकराने के बाद डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, डाइवर्ज कौन करता है, हमारा कॉनकेव लेंस, तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमने एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 28 लिया है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं क्या कहा है हमें। अंडर व्हाट कंडीशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर्स इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर whatever may be the angle of incidence, show the same with the help of a diagram। क्वेश्चन में कहा है ऐसा कब हो सकता है प्लेन मिरर के केस में कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है दोनों पैरेलल हो जाएं। अब देखो क्या कंडीशन हो सकती है भाई, अभी हमने एक मिरर बनाते हैं हम, मान लो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ठीक है भाई, और यहां पर भी हमने एक प्लेन मिरर रखा है विद मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट आप इस पे इंसिडेंट कराओ, मान लेते हैं भाई यहां से रे ऑफ लाइट आई है कोई, ठीक है, अब वो यहां से रिफ्लेक्ट होगी विद मेकिंग एन सेम एंगल, जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से, अब यहां से वापस रिफ्लेक्ट होगी। इसको थोड़ा और हम डिटेल्ड में बना देते हैं भाई, यहां पर कहीं हमारा नॉर्मल होगा, ये वाला एंगल आपका आई होगा और ये वाला एंगल आर होगा। ठीक है, और आई इक्वल टू आर होता है, यहां से निकल गई। अब क्या होगा भाई, यहां पर भी क्या होगा, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये वाला एंगल आई होगा, और जब यहां से निकलेगी तो ये आपकी लाइट पैरेलल हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहां पर सिर्फ एकमात्र यही कंडीशन है प्लेन मिरर के केस में, अगर लाइट को पैरेलल होना है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो हम दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पर रखें तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, तो यही इसका आंसर है, ये इसका डायग्राम वाला आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 29 लिया है। ठीक है भाई, देखो 29 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा है हमें।
कहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स विद ऑब्लिक इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू वाटर और वाटर टू एयर। ठीक है भाई, अब एयर टू वाटर का मतलब क्या है भाई, रेयर से डेंसर में गई है, दूसरा है फ्रॉम वाटर टू एयर यानी डेंसर से रेयर में गई है। यही चीज डायग्राम बनाकर हमें शो करनी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो करते हैं इसको सॉल्व। हमने एक मीडियम बना ली है। ठीक है भाई, अब रे ऑफ लाइट आएगी हमारी, डायगनली आएगी, ऑब्लिकली आएगी, मान लो ऐसे आई रे ऑफ लाइट। ठीक है भाई, अभी हम फर्स्ट केस बना रहे हैं एयर से वाटर में। ठीक है, अगर यहां पर मीडियम ना होती तो भाई क्या होता, ये जो लाइट है ये सीधी निकल जाती, ऐसे निकल जाती। ठीक है भाई, पर क्योंकि यहां पर मीडियम में चेंज हुआ है, मीडियम में क्या चेंज हुआ हम देखते हैं। ये हमारी एयर है, एयर कंपैरेटिवली रेयर होती है। ठीक है, यहां पर वाटर है, अब वाटर क्या होगा भाई, डेंसर होगा इस केस में। यहां पर नॉर्मल बना देते हैं हम, भाई ये नॉर्मल है हमारी। उसके बाद जो रे ऑफ लाइट है, अगर हमने एक रूल पढ़ा था, रूल मैं आपको याद दिला देता हूं। रूल क्या कहता है, अगर आपकी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, RDT, रेयर से डेंसर में टुवर्ड नॉर्मल। और दूसरा क्या होता है, अगर डेंसर से रेयर में जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, DRA और RDT, इसको याद रखोगे तो काम आएगा। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं क्या हुआ है भाई। ये इस लाइट को जाना यहां चाहिए था, पर क्योंकि ये रेयर से डेंसर में है तो किधर शिफ्ट होगी भाई, ये टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, यानी यहां से टकराने के बाद ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है भाई, और यहां से निकल जाएगी। यहां से रे ऑफ लाइट आई है, यहां से निकल गई। यही हमारा फर्स्ट केस हो जाता है, फर्स्ट डायग्राम। ठीक है भाई, ये रूल याद रखना, नेक्स्ट केस में लगेगा रूल। नेक्स्ट केस देखते हैं भाई, नेक्स्ट केस बना लेते हैं हमारा। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है, फिर हमारी इंसिडेंट रे आएगी, मान लो यहां से इंसिडेंट रे आई है। ठीक है भाई, फिर वो क्या होगा, एक्चुअल पाथ उसका होना चाहिए था ऐसे कुछ। ठीक है भाई, ये हमारे पास नॉर्मल है। अब ये जो लाइट है आपकी, ये लाइट कहां से कहां जा रही है भाई, अब ये हमने वाटर मान लिया है, ये हमारे पास वाटर है यानी कि ये डेंसर है, और अब हमने ये एयर मान ली है यानी ये रेयर है। तो अब आपका जो वाटर है वो डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा, यानी जो इसका एक्चुअल पाथ है वो नॉर्मल से दूर जाएगा, एक्चुअल पाथ से नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, डायग्राम बना देते हैं हम इसका। तो ये जो लाइट है ये जानी चाहिए तो यहां थी, पर ये यहां चली जाएगी। ठीक है भाई, ऐसे निकल जाएगी। समझ में आया? तो ये हमारा सेकंड पार्ट का डायग्राम हो जाएगा। समझ में आया दोनों केस? इसको एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 लिया है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, हम एक बार पढ़ लेते हैं भाई। ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस when an object is placed, first है at the focus of the lens, दूसरा है between focus and twice the focal length of the lens, और फिर है beyond twice the focal length of the lens। ठीक है भाई, तो हम तीन डायग्राम बनेंगे, तीनों को फटाफट से बनाने की कोशिश करते हैं। पहला डायग्राम हमारा कुछ ऐसा रहेगा, मान लो हमारे पास कॉनकेव लेंस है। ठीक है भाई, अब यहां पर हुआ क्या है, एक इसको हम, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और इसको थोड़ा हमें साइड में बनाना पड़ेगा, इसको उठाकर बीच में कर लेते हैं हम। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या कहा है, एट द फोकस ऑफ द लेंस, तो इसका फोकस कहीं यहां पर मान लिया हमने, और यहां पर ट्वाइस ऑफ फोकस है, तो ये F1 है और यहां पर F2 है। ठीक है भाई, अगर आपका ऑब्जेक्ट, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है, ज्यादा पतला हो गया, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है, मान लो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी।
ठीक है, और वो डिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाएगी। उसको अगर हम मीट कराना चाहें पीछे तो कहाँ से पास होगी भाई, फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरी रे जाएगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से बिना डिफ्लेक्ट हुए। तो अब आपकी इमेज कहाँ बन जाएगी, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है भाई, इमेज आपकी यहां पर बन जाएगी। दूसरे कलर से बना देते हैं इसको, ये आपकी इमेज बन गई यहां पर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है एट फोकस ऑफ द लेंस। अगर हम फोकस पर रखें तो इमेज हमारी यहां बनेगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड केस है बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी हम एक बार फिर से कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। ठीक है भाई, कहाँ रखा है, फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में रखा है कहीं। हमने इस बार ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया है। ठीक है भाई, तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और वो डिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, उसको अगर आप पीछे मीट कराओ तो कहां से पास होगी भाई, फोकस से पास होगी। और एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होती बिना डिफ्लेक्ट हुए, तब भी इमेज आपकी कहां बनेगी भाई, यहीं पर बनेगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, दूसरा है बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इसका भी हम डायग्राम देख लेते हैं भाई क्या बनेगा। मान लेते हैं हमारे पास एक लेंस है, यहां पर हमारा f है, यहां पर हमारा ये हमारा f1 है, यहां पर ट्वाइस ऑफ f1 होता है, और इसके भी पीछे का है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है कुल मिलाकर वो इन्फाइनाइट पर रखा है। ठीक है, तो अगर इन्फाइनाइट से रेज आएंगी, पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यहां से पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो यहां से वो डाइवर्ज हो जाएगी भाई, यहां से भी डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, पर अगर आप उनको पीछे मीट कराओ तो क्या होगा भाई, इसको अगर हम पीछे मीट कराएं तो वो फोकस से पास होगी, इसको पीछे मीट कराएंगे तो ये भी हमारी फोकस से पास होगी। इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो कहां पर बनेगी भाई, ये बनेगी हमारी बिल्कुल फोकस पर। ठीक है भाई, इमेज हमारी फोकस पर बनेगी पॉइंट साइज की। ये इवन हमने सारे केसेस पढ़ रखे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के केस में। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर कंप्लीट होता है, एक बार इसको देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, कहा है द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फाउंड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन प्लेस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। यानी लेंस की दूसरी साइड बनी है इमेज। इफ द इमेज इज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज इतना। यानी इमेज और लेंस के डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस दिया है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस। कहा है इमेज बनी कहाँ है भाई, इफ द इमेज इज उससे पहले दिया है लेंस इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। देखो इसका इमेज अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम कैसा बनेगा इसका, एक हमारे पास कोई लेंस है और इमेज उसकी पीछे बनी है, तो वो लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स होता है। ठीक है भाई, इमेज हम मान लेते हैं हमारी इमेज कहाँ बनी है, मान लो यहां पर बनी है इमेज। ठीक है, अगर रियल बनेगी भाई, इस केस में रियल ज्यादा बनती है, अगर आगे बनती है लेंस के तो इन्वर्टेड होती है। ठीक है, यहां पर इमेज बनी है और ये कितना है, इफ द इमेज इज थ्राइस टाइम द साइज ऑफ द फ्लेम, यानी जो इमेज बनी है वो 3 टाइम ज्यादा है, यानी ये वाली डिस्टेंस जो है ये ज्यादा है, बड़ी इमेज बनी है। ठीक है भाई, यहां मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं यहां पर रखा है कहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं कहूं कि आपकी इमेज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन बनी है, यानी बाद में बनी है लेंस के, तो यहां पर u की वैल्यू जो है, सॉरी v की वैल्यू जो है आपकी वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है भाई, और अगर मैं कहूं मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो आपको पता है मैग्निफिकेशन 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव होती है मैग्निफिकेशन और एक नेगेटिव होती है। पॉजिटिव होती है वर्चुअल इरेक्ट के लिए और नेगेटिव होती है रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। तो आपकी इमेज जो है भाई इन्वर्टेड बन रही है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन आपकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, और कितनी है
3 times द साइज ऑफ द फ्लेम, यानी जो आपकी मैग्निफिकेशन है वो माइनस में, हमने ये चीज पता कर ली है, और कितनी है 3 टाइम्स, यानी मैग्निफिकेशन आपकी 3 हो गई। ठीक है भाई। पूछा क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। हाँ, तो नेचर हमने बता दिया भाई, रियल एंड इन्वर्टेड है, एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और लेंस बता दिया, लेंस हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब हमें u की वैल्यू निकालनी। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस m इज इक्वल्स टू v अपॉन u, m की वैल्यू -3 इक्वल टू, और v कहाँ बना है हमारा, v की वैल्यू पॉजिटिव है और कितनी है भाई 80 सेंटीमीटर अपॉन u। तो u की वैल्यू, अब u जाएगा उधर, u इक्वल टू 80 अपॉन -3 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए कि फोकल लेंथ भी निकालो, तो भाई फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है भाई। तो 1/v की वैल्यू कितनी है हमारी, v की वैल्यू है पॉजिटिव 80 माइनस 1/u, और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -80/3। 3 जो है वो ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू 1/f। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/80 प्लस 3/80 इक्वल टू 1/f। अब ये हो जाएगा, बेस सेम है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3/80 इक्वल टू 1/f हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4/80 इक्वल टू 1/f। इसको कट करेंगे हम तो कितना बचेगा, 1/20 इक्वल टू 1/f, और f की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, लेकिन हमने फिर भी फोकल लेंथ निकाल ली है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पलर का एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी हमने क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो वही बात, अगर आप चाहते हो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी मैं हर एक क्वेश्चन कराऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो PYQ से है। ठीक है भाई। तो चलिए कुछ 2025 के यानी पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे लाइट चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, an object is placed at a distance 60 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter. Use lens formula to find the position of the image formed in this case. बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, जल्द से जल्द इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्यूशन करेंगे इसका। सबसे पहले हमें दिया क्या है लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास, an object is placed at a distance of 60 centimeter, यानी आपको u की वैल्यू दी है जो कि है -60 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। अब आपको कॉनकेव लेंस दिया है। कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है भाई, वो लेंस से पहले ही आती है, लेफ्ट साइड में आती है, यानी वैल्यू वहां पर नेगेटिव होगी। तो कितनी दी है फोकल लेंथ, आपको -30 दी है। यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन, यानी आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो हमारे पास लेंस फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी हाँ, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें u की वैल्यू दी है, f की वैल्यू दी है, v निकालना है, तो 1/v माइनस 1/u की वैल्यू है हमारे पास -60 इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू इधर जाकर फिर से माइनस की हो जाएगी, तो 1/v इक्वल टू 1/-30 और -1/60। ठीक है भाई। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पर इसको सॉल्व आप अपने तरीके से कर सकते हो। अगर मैं आपको करूँ तो -10 मैंने कॉमन लिया है, यहाँ पर बचेगा -1/3 प्लस 1/6 बचेगा। ठीक है भाई। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, -1/10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 6 + 3/3 इंटू 6, यानी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/10, ये हो जाएगा आपका 9/3 इंटू 6। इसको इससे कट करोगे तो 3 हो जाएगा, इसको इससे करोगे तो 2 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू ये आ जाएगा -1/20, यानी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -20 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। ठीक है भाई,
ये हमारा पहला क्वेश्चन था PYQ से 2025 का ही है, पिछले साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। 2 पार्ट बताने हैं आपको और दोनों केस मैंने आपको करा रखे हैं, तो जल्द से जल्द एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन सा लेंस है भाई? लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है भाई, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। हमारे पास ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है भाई। पहला कहा है ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट है। अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फानाइट पर होगा तो सारी रेज कैसे आएंगी भाई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ठीक है भाई। और यहां से टकराकर ऐसे निकल जाएंगी इधर, और ये मान लो इधर निकल जाएगी। डायरेक्शन बना देते हैं, ये डायरेक्शन है भाई, ये डायरेक्शन है। यहाँ से टकराने के बाद ऐसे निकल जाएंगी और इधर ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। पर अगर हम इस रे डायग्राम को बैकवर्ड डायरेक्शन में कनेक्ट करें तो हम देखेंगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है, सॉरी ये गलत हो गया है, हमें लेना था ये, और इसमें कलर हमें लेना है रेड। तो यहाँ से अगर इसको पीछे आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ से पास होगी, और इसको अगर आप पीछे ज्वाइन करोगे तो यहाँ से पास होगी, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा होता है भाई? ये पॉइंट होता है आपका फोकस, ठीक है। तो फर्स्ट केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पर रखा है तो इमेज कहाँ पर बनेगी भाई? फोकस पर बनेगी। हम डिटेल्स भी लिख देते हैं, इसकी डिटेल्स क्या क्या होती है हमारी। एक होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर आता है पोजीशन ऑफ इमेज, फिर आता है साइज इमेज का, फिर आता है नेचर। सब चीज लिख देते हैं भाई एक एक करके। तो हमारे पास पोजीशन कहां पर है ऑब्जेक्ट की? एट इनफाइनाइट, ठीक है। इमेज कहां पर बनी है हमारी? एट फोकस, ठीक है भाई। साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। नेचर कैसा है भाई? हमने डॉट डॉट करके बनाना पड़ा तो इसलिए इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है भाई। ये हमारे पास फर्स्ट केस हो जाता है। अब सेकंड केस देखते हैं भाई, सेकंड केस कैसे होगा। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई। यहां पर कहीं पर पोल होता है। अब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ है? पोल और इन्फानाइट के बीच में खड़ा हुआ है मान लो एक तरीके से, ठीक है भाई। हमने बना दिया है, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ठीक है भाई। इसको अगर हम पीछे मिलाना चाहें, ये डिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे निकल जाएगी मान लो, ठीक है। इसको अगर आप पीछे मिलाओगे तो भाई कहाँ से पास होकर जाएगी? ये फोकस से होकर जाएगी। तो मान लो ये ऐसे फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर इसका फोकस है, मान लो यहाँ पर फोकस है, ठीक है भाई। उसको आगे बढ़ाएं, यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। दूसरी रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे जो है वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई निकल जाएगी बिना डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। एक्चुअली में होता ये यहाँ पे ये आएगी और टकरा कर वापस चली जाएगी। इसको पीछे मिलाओगे तो कहाँ से पास होगी? क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो आपकी इमेज कहाँ पर बन रही है भाई? जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है भाई। तो इसकी भी हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं।
ठीक है भाई, यहाँ करते हैं पेस्ट, इसको पेस्ट, ठीक है भाई। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, ठीक है। इमेज कहां पर बनी है, बिटवीन पोल एंड फोकस। साथ ही साथ साइज ऑफ इमेज डिमिनिश है, छोटा साइज है, हाईली डिमिनिश नहीं, डिमिनिश है, तो हम लिखेंगे डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा है, डॉट डॉट करके हमने बनाया इसको, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन क्या कहा था क्वेश्चन में, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज, ठीक है। हमने साइज के बारे में बता दिया, पोजीशन के बारे में बता दिया, और नेचर भी हमने बता दिया है, वर्चुअल इरेक्ट क्या होगा, ठीक है भाई। फर्स्ट हमारे पास पार्ट था एट इन्फिनिटी, और दूसरा हमारे पास था बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। दोनों केस हमने कर लिए और ये मैंने क्लास में भी करा रखे हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, द पावर ऑफ ए लेंस x इज -2.5 डायोप्टर, नेम द लेंस, डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। आपको नेम बताना है और फोकल लेंथ बतानी है। फिर लिखा है फॉर विच आई डिफेक्ट द विजन विल बी एन ऑप्टिकल प्रिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ लेंस एज करेक्टिव लेंस, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे होगा सॉल्व। हमारे पास एक फॉर्मूला है पावर का, P is equals to 1/f, so F is equals to 1/p। फोकल लेंथ निकालेंगे हम, तो 1/p की वैल्यू कितनी है, -2.5, पॉइंट हटाओगे 0 जाएगा इधर, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा, इसको कट करोगे 2 आएगा, इसको कट करोगे 5 आएगा, तो -2/5, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.4 मीटर। मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा हमारे पास, -40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो इमेज है वो कैसी, जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में आई है। और किस लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस, तो ये लाइट को डाइवर्ज करके यहां पर मीट कराता है, डाइवर्ज करके यहां पर मीट कराता है, यानी इसकी फोकल लेंथ जो है वो लेंस से लेफ्ट साइड होते हैं, लेफ्ट साइड वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है, यानी फोकल लेंथ नेगेटिव। तो हमारे पास लेंस कौन सा है, क्वेश्चन में पूछा गया है ना भाई, नेम द लेंस, तो लेंस कौन सा है हमारे पास, कॉनकेव लेंस, ठीक है। फिर डिफेक्ट के बारे में पूछा है, हालांकि ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लाइट चैप्टर, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से रेज जो है वो हमारी इन्फानाइट से आकर पास मिल रही है, यानी कोई ऑब्जेक्ट रखा है इन्फानाइट पर और वो बहुत पास दिख रहा है, इसका मतलब दूर की चीज पास दिख रही है। तो भाई कौन सी नजर खराब होगी आपकी, कि जब दूर की चीज आपको पास दिखाने के लिए लेंस लगाना पड़े, यानी आपकी दूर की नजर खराब होगी, ठीक है भाई। और दूर की नजर खराब को ही हम क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, ठीक है भाई। तो डिफेक्ट कौन सा होगा हमारे पास, मायोपिया, ठीक है भाई। तो हमने डिफेक्ट का नाम भी बता दिया। लास्ट क्वेश्चन था ये। तो हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं, हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, और हमने पीवाईक्यू से भी कुछ क्वेश्चंस करके देखे हैं। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्वेश्चंस में किसी में भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए।